हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। क्योंकि आप चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज करेंगे इस चैप्टर के कीवर्ड्स का रिवीजन। ये वर्ड्स आपको पहले से ही आते हैं, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो इनको आप अच्छे से समझिए क्योंकि ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिहाज से। तो जो सबसे पहला टर्म है दैट इज रेस्पिरेशन। सबसे पहला ही टर्म आता है विच इज रेस्पिरेशन। तो आखिर रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज द नीड ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि हम लोगों की बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और हर एक्टिविटी के लिए चाहिए एनर्जी। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे एनर्जी का जनरेशन होता है। रेस्पिरेशन में एक्चुअली क्या हो रहा है, जो भी फूड सब्सटेंस है, खास करके अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी। तो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि ग्लूकोज जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फर्दर ब्रेक किया जाता है टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी। और जो एनर्जी यहां से मिली है वही हमारे लिए वही हम उसी एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं फॉर आवर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो देखिए, रेस्पिरेशन के आगे सेलुलर लगा दिया, दैट मींस हर सेल के अंदर ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। हर सेल, हर बॉडी सेल के अंदर जो भी लिविंग सेल है उसके अंदर ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो आपको पता ही है कि जो हर सेल तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचाने का कौन काम करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है ब्लड। ब्लड में ही डिजॉल्व ग्लूकोज हर सेल तक पहुंचती है और डिजॉल्व ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचती है। और हर सेल के में ये जो ऑक्सीजन है और जो ग्लूकोज है उसके प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है टू रिलीज एनर्जी, और जिसकी वजह से हर सेल अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करती है। नेक्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है ऐसा रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। द रेस्पिरेशन विच इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज व्हाट, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका जस्ट रिवर्स भी है क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मींस द रेस्पिरेशन विच डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की नेसेसिटी नहीं है। ऑक्सीजन हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस केस में जो रेस्पिरेशन होगा उसको बोलोगे आप एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज को आप ब्रेक करते हो तो लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, लेस एनर्जी मिलेगी। एक डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस है, एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या बनेगा, इथेनॉल बनता है, अल्कोहल बनता है, राइट। और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी भी क्वांटिटी काफी कम होती है। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, तो देखिए बच्चों, हमें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रीदिंग तो सिर्फ प्रोसेस है टेकिंग इन ऑफ एयर। आप सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। और बिना ब्रीदिंग के जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक आप ब्रीद नहीं करेंगे तब तक ऑक्सीजन या एयर अंदर नहीं जाएगी। जब तक एयर अंदर नहीं जाएगी तो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में नहीं जाएगा, और जब तक ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हर सेल तक कैसे ट्रांसफर होगी। दैट मीन्स ब्रीदिंग जो है वो नेसेसरी या एसेंशियल पार्ट है। ब्रीदिंग के बाद ही एरोबिक रेस्पिरेशन हो पाता है। मैं बार बार एरोबिक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ही
ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो कि अल्टीमेटली फुलफिल होती है बाय आवर ब्रीदिंग पर्पस। जो हम लोग ब्रीद करते हैं, एज ए रिजल्ट उसी से ही क्या होता है, उसी से ही जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ब्लड तक पहुंचती है। तो ब्रीदिंग आपको पता ही है, दो पार्ट में है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ एयर। आप एयर को बॉडी के अंदर ले रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन। टेकिंग इन ऑफ एयर इज नोन एज व्हाट, इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन क्या है, जब आप एयर को बॉडी से बाहर रिमूव कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं एक्सहेलेशन। इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो पहली तो डेफिनेशन ही होगी कि इनहेलेशन का मतलब सांस अंदर लेना और एक्सहेलेशन का मतलब सांस बाहर छोड़ना। अब यहां पर दो तीन और डिफरेंसेस हैं जो जानना बहुत जरूरी है। जो इनहेल्ड एयर है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। मतलब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो रफली अगर देखें तो जो इनहेल्ड एयर है उसमें रफली अराउंड 20% आपका ऑक्सीजन होगा। जो एक्सहेल्ड एयर है वहां पर रफली अराउंड 16% ऑक्सीजन होगा। मतलब 4% ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया हम लोगों ने। दूसरा अगर कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज 0.03 या 0.04% है, राइट। वो तो यही कंसंट्रेशन इनहेल्ड एयर में होगी। लेकिन अगर हम एक्सहेल्ड एयर की बात करते हैं तो वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो 4% तक होती है। कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि जो इनहेल्ड एयर है वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत कम है, लेकिन जो एक्सहेल्ड एयर है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ ब्रेथ्स दैट वी आर टेकिंग पर मिनट। एक मिनट में आप कितनी बार ब्रीद कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट, है ना। और आप देखिए ये ब्रीदिंग रेट वेरी करता है। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में है ब्रीदिंग रेट नॉर्मल रहेगा, आप थोड़ा सा दौड़ के आइए ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो ब्रीदिंग रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ ब्रेथ्स विच आर टेकिंग प्लेस इन 1 मिनट। एक मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, मतलब कंप्लीट साइकिल, है ना। सिर्फ सांस लेने से मतलब नहीं है कि कितनी बार ले रहे हैं और छोड़ रहे हो, दोनों इंक्लूसिव होगा, राइट। अच्छा, यहीं पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कौन फैसिलिटेट करता है। जो रिब्स है, जो रिब केज है, देखिए दो चीजें यहां पर काम में आती हैं, एक तो डायाफ्राम और दूसरा रिब केज। तो इनहेलेशन के लिए क्या होता है कि रिब केज एक्सपैंड होता है और डायाफ्राम भी डूम शेप से फ्लैट हो जाता है। तो अंदर का जो चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो बाहर से एयर हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी, है ना। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे ब्रीदिंग रेट की मतलब क्या हो गया कि जो आप नॉर्मल कंडीशन में या जितनी भी आप ब्रेथ्स ले रहे हो पर मिनट, दैट इज बेसिकली व्हाट इज ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट के बाद बात करते हैं चेस्ट कैविटी, जिसका मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया। जो चेस्ट कैविटी है इसको थोरैक्स कैविटी भी कहते हैं। इस कैविटी में बेसिकली क्या है, हमारे लंग्स है, हमारा हार्ट है। तो ये जो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं इस चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं। चेस्ट कैविटी का पर्पस क्या है, जो ये आखिर रिब केज है, रिब्स का पर्पस क्या है, पर्पस होता है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जैसे कि आपका लंग्स हो गया, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, जैसे कि आपका लिवर हो गया, इनको प्रोटेक्ट करना। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो रिब्स हैं उनके बीच में मसल्स होते हैं जिनको इंटरकोस्टल मसल्स भी कहते हैं। तो जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ पुल आउट होती हैं, तो मतलब रिब केज का वॉल्यूम बढ़ गया। एट द सेम टाइम डायाफ्राम की भी बात करते हैं। डायाफ्राम क्या होता है, ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर शीट लाइक स्ट्रक्चर है।
जो नॉर्मली तो डूम शेप होता है, लेकिन जब इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है। तो ये दोनों मिलकर, साथ में मिलकर अल्टीमेटली जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो चेस्ट कैविटी का जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाता है। एज ए रिजल्ट जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से बाहर से अंदर आती है। सेकेंड केस में क्या होगा, जब ये इंटरकोस्टल मसल वापस से रिलैक्स होंगी तो जो रिब केज बाहर की तरफ पुल्ड आउट था वो क्या हो जाएगा, वो वापस से नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल शेप पे आ जाता है। दूसरी बात, जो ये हमारा डायफ्राम जो डूम शेप था वो वापस, सॉरी जो फ्लैटन था वो वापस से नॉर्मल शेप में डूम शेप में आ जाएगा। दैट मीन्स ओवरऑल चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो आपको पता ही है प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो अंदर से एयर बाहर की तरफ चली जाती है। यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं स्नीजिंग। स्नीजिंग से पहले थोड़ी सी नेजल कैविटी की बात कर लेते हैं। ये जो नेजल कैविटी जो चैम्बर है उसको नेजल कैविटी कहा गया है। पर्पस क्या है कि वहां पर एक तो म्यूकस लेयर होती है जो कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को ट्रैप करती है, दूसरा एयर को मॉइस्चर करती है और टेम्परेचर भी थोड़ा रेगुलेट करती है। प्लस नेजल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं हेयर्स जो कि डस्ट पार्टिकल को बॉडी के अंदर या विंड पाइप में या ट्रैकिया में जाने नहीं देते हैं। लेकिन अगर बाई चांस कोई डस्ट पार्टिकल हमारे विंड पाइप में चला जाता है तो स्नीजिंग, जो आप छींकते हैं, जोर से छींकते हैं, इससे क्या होता है, उस वो डस्ट पार्टिकल को बाहर रिमूव किया जाता है। तो स्नीजिंग अगर हो रही है दैट मींस हमने जरूर कुछ ऐसा इनहेल कर लिया है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो स्नीजिंग एक प्रोसेस है कि वो अनवांटेड पार्टिकल है उसको बाहर रिमूव किया जाए, है ना। तो जो लोग छींकते हैं, छींकने में कोई बुराई नहीं है, बस बहुत बार नहीं छींकना होता है, राइट। छींकने में कोई बुराई नहीं है कि अगर हमारी बॉडी कोई ऐसे एलर्जिक सब्सटेंस अंदर गया तो उसको बाहर निकालने की प्रोसेस है स्नीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स, तो स्पाइरिकल्स क्या है, जैसे बच्चों देखिए स्नीजिंग या जो हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं, विद हेल्प ऑफ आवर नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स ही वो एयर कैविटी है, वो जो अपर्चर है जिससे कि हम लोग एयर इनहेल करते हैं, राइट। इन द सेम वे जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स वहां पर तो नॉस्ट्रिल्स नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उनकी जो साइड लाइन होती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं स्मॉल ओपनिंग्स, जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्पाइरिकल्स। तो स्पाइरिकल्स आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स विच फैसिलिटेट देम इन देयर ब्रीदिंग प्रोसेस, राइट। जैसे हमारे नॉस्ट्रिल्स है वैसे ही वहां पर स्पाइरिकल्स है, मतलब ओपनिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। ओपनिंग जैसे हमारी बॉडी में जो ओपनिंग है नॉस्ट्रिल्स जो कि एयर को इनहेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या हेल्पफुल है, इन द सेम वे जो इंसेक्ट्स हैं, चाहे कॉकरोच हो चाहे क्रिकेट हो, इन सब में जो भी होगा वहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद यहां पर ट्रैकिया की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी में भी ट्रैकिया है जो कहां से कहां तक, जो नॉस्ट्रिल से लेकर एयर को ट्रांसमिट करती है लंग्स तक, तो उसके बीच में जो विंड पाइप है उसको ट्रैकिया बोलते हैं। इन द सेम वे जो इंसेक्ट्स है वहां पर भी ट्रैकिया होता है और वहां पर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया है। हमारे पास तो एक ही मोटा सा ट्रैकिया अवेलेबल है, लेकिन वहां पर बहुत सारे पतले पतले ट्रैकीज अवेलेबल है, राइट। होता क्या है बच्चों, हमारे बॉडी में जो लंग्स हैं, एक्चुअल में लंग्स में जाकर गैसेस का डिफ्यूजन होता है, लंग्स में ही ब्लड, लंग्स में ही जो एयर जाती है वहां से फिर फर्दर वो ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज करती है। लेकिन जो इंसेक्ट्स है वहां पर लंग्स तो है नहीं, तो ट्रैकिया ही काम करते हैं एक्सचेंज या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए। फॉर द सेम एग्जाम्पल, जैसे जब स्पाइरिकल से एयर अंदर गई तो क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और इंसेक्ट की बॉडी में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगी, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज इन हो जाएगा। इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा डिफ्यूज आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जो पर्पस हमारी बॉडी में लंग्स करते हैं, सिमिलर पर्पस इंसेक्ट की बॉडी में क्या करते हैं, ट्रैकिया करते हैं। नेक्स्ट है मॉइस्ट स्किन। तो देखो ये एक अर्थवर्म के केस में मैंने रखा है क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि हेल्प करते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस में।
तो जो अर्थवर्म है, चाहे हम बात करते हैं फ्रॉग की भी बात करते हैं, तो उनकी एबिलिटी होती है मॉइस्ट स्किन से एयर को डिफ्यूज करने के लिए। उनकी स्किन बहुत ही पतली है और स्किन के जस्ट नीचे बहुत सारी ब्लड वेसल्स अवेलेबल है, तो बहुत ही आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। तो अर्थवर्म के केस में मॉइस्ट स्किन है। इन द सेम वे जो फ्रॉग्स है उसमें भी मॉइस्ट स्किन होती है। प्लस फ्रॉग के पास एक और अरेंजमेंट है जो कि है लंग्स। तो जो फ्रॉग है वो मॉइस्ट स्किन से भी सांस ले सकता है और लंग्स से भी सांस ले सकता है। दैट मींस जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया का मतलब वाटर में भी रह सकता है और कहां, और सॉइल पर भी रह सकता है। तो वहां पर डबल अरेंजमेंट है, मॉइस्ट स्किन से भी वो ब्रीथ कर सकता है, एट द सेम टाइम वो लंग्स से भी ब्रीथ कर सकता है। नेक्स्ट है गिल्स। गिल्स क्या होते हैं बच्चों? तो जैसे देखिए जो फिशेस है, फिशेस का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है या जो ब्रीदिंग ऑर्गन, रेस्पिरेटरी तो नहीं कहेंगे, जो ब्रीदिंग ऑर्गन है दैट इज गिल्स। तो होता क्या है, गिल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। आपने अक्सर देखा ही होगा कि एक्वेरियम में मछलियां मुंह खोलती बंद कर रही हैं, तो पानी नहीं पीते, वो खाली माउथ से लेकर वाटर को गिल्स के ऊपर से पास करा देती है। क्योंकि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है दैट इज सफिशिएंट एनफ टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। जब वो गिल्स के ऊपर से जाते हैं, गिल्स में ब्लड वेसल की रिच सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स की रिच सप्लाई होती है, तो उनके ऊपर से जब वाटर जो निकलता है वहां से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, जो लोग मछली खाते हैं, मछली खरीदने जाते हैं तो गिल्स ही उठा उठा के देखते हैं कि गिल्स अगर एक्सट्रीमली रेड है, मतलब अभी जो फिश है वो एकदम ताजी है। अगर जो उसका कलर थोड़ा फेड होता जाएगा, मतलब ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम होती जा रही है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, वो काफी पुरानी है। तो अगर आप लोगों ने कभी पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो देखा होगा, वो लोग गिल्स उठा उठा के देखते हैं कि भाई मछली कौन सी फ्रेश है कौन सी नहीं है। और जो लोग मछली नहीं खाते, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप एक्वेरियम में ध्यान से देख सकते हैं, जो फिशेज होती है उनकी गिल्स ऐसे ऊपर नीचे होती है, मतलब जब वाटर वहां से निकलता है तो थोड़ा सा फूल हट जाती है, और जब वाटर निकलना बंद हो जाता है तो फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, तो गिल्स जो होता है वो ब्रीदिंग ऑर्गन है फॉर फिशेज। यहीं पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट लैक्टिक एसिड, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे पहले लैक्टिक एसिड क्या है, मतलब हमको ये नहीं कहिएगा कि कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, राइट? ठीक है, बात सही है, कर्ड में भी होता है, लेकिन हमारी बॉडी में भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब आप बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ही रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, तो होता क्या है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। और हमारी बॉडी में एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज लैक्टिक एसिड। तो जब भी आप खूब एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद आपको क्रैम्प्स वगैरह क्यों पड़ने लगते हैं? क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो गया है ना? तो लैक्टिक एसिड से बचेंगे कैसे? थोड़ी देर आप आराम करिए, थोड़ा सा वहां पर रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा मसाज कीजिए, तो वहां से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेगा, एज ए रिजल्ट फिर क्या होगा, लैक्टिक एसिड धीरे धीरे यूटिलाइज हो जाएगा, राइट? तो आई होप बच्चों आपको ये कीवर्ड्स पहले से ही पता थे, आपको सब पहले से ही पता थे, है ना? तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।